जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बहुत दिन बाद मैं फिर से एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए आज फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ इतना लेट करने के लिए। और पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे अनुच्छेद 1, 2 और आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 3, भाग 1, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे एमपी को छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 में अलग किया गया। फिर यूपी से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 में अलग किया गया। फिर बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 में अलग किया गया। तो अनुच्छेद 3 का कहने का मतलब है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, यानी कि संसद में मतलब राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के भारत में किसी राज्य को सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर देगा। जैसे कि अगर कोई भी सीमा क्षेत्र या कोई भी जगह का नाम बदलना हो, या जैसे उसे तोड़ना हो या फिर अलग करना हो, तो हमें इसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी बिना अनुमति के भी हम लोग अलग कर सकते हैं। फिर अब चौथा देखते हैं, अनुच्छेद 4 क्या कहते हैं? जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी विदेश राज्यों को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी या किसी भी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी भी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया गया उसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। अब इसका मतलब ये है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, यानी कि अनुच्छेद 2 में ये था कि किसी भी विदेशी राज्य को हम लोग मिला सकते हैं, बाहरी राज्य। जैसे कि हम लोग 16 मई 1975 में सिक्किम को अपने देश में मिलाया था। और अनुच्छेद 3 जैसे कि किसी भी राज्य को तोड़ सकते हैं। तो जब ये दोनों कार्य हो रहे होंगे, यानी कि अनुच्छेद 3 का भी, अनुच्छेद 2 का भी जब कार्य हो रहे होंगे, तो उसमें राष्ट्रपति की कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 368 से बाहर रखने का मतलब 368 आर्टिकल ऐसा है जिसमें मतलब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर सख्त ज़रूरत है, मगर इसे 368 के बाहर रखा गया है। तो ये हम लोग समझ गए अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अब आइए अखंड भारत। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान को अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। यानी कि हमारा भारत अखंड भारत था, ठीक है। सबसे पहले 1993 में एक डुरंड लाइन खींची गई, जैसे कि अफगानिस्तान जो था अलग हो गया अखंड भारत से 1893 में। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1965 में म्यांमार अलग हो गया, जो म्यांमार वर्मा के नाम से जाना था, अलग हो गया 1965 में। ये दूसरा अखंड भारत का टुकड़ा हुआ। अब आते हैं इधर देखो। अब देखिए, अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान को तो आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौन नहीं जानता है। फिर भी कोई बात नहीं है, अखंड भारत में ये भी आते हैं तो इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश जैसे कि जो अलग हो गया पाकिस्तान से,
रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। फिर देखिए, अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिए। अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया। मतलब जब अंग्रेज यहाँ से गए ना, तो यहाँ के जो भी देश के लोग थे, बड़ा बड़ा नेता थे, उनको 3 विकल्प दिया था कि पाकिस्तान में मिल जाएं, भारत में मिल जाएं, या स्वतंत्र देश बनाए। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे अंग्रेज जब गए थे भारत से, अंग्रेज छोटा था ना, सब समझता नहीं था, उल्टा सीधा काम करके गया था। लेकिन ठीक है, जो भी करके गया अच्छा ही करके गया, बुरा भी करके गया अच्छा भी करके गया। तो पाकिस्तान में मिल जाए, यानी कि जब दो देश का बड़ा है, तो वो लोग बोला कि जिसको पाकिस्तान में मिलना है मिल जाए, भारत में जिसको मिलना है मिल जाए, और जिसको अलग देश बनाना है वो अलग देश भी बनावे। ये मतलब जो अंग्रेजी देसी रियासतों को 3 विकल्प में दिया था। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। 552 से देसी रियासत थी। जैसे कि अभी मान लीजिए हम लोग के 29 राज्य हैं, उस तरह 552 थी। ठीक है, अलग बहुत मतलब अलग अलग टाइप के लोग थे, मतलब अलग अलग जो जगह जिसको जहाँ होता था वही बना देता था लोग। देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी की गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाएं। इस काम में 3 लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका है। फेडरेशन का मतलब हमने आपको पीछे समझाया था। फेडरेशन वैसा चीज़ है जो मतलब आसानी से टूट जाता है, लेकिन यूनियन यानी कि संघ, यूनियन ऐसा चीज़ है कि जिसमें एक बार मिल गया फिर दोबारा टूटना असंभव है। जैसे कि जब सिक्किम मिल रहा था तो उसको बताया नहीं गया था कि ये यूनियन है, उसको लगा फेडरेशन है, जब मन तब तोड़ लेंगे। लेकिन जब वो मिल गया तो फिर समझ गया कि अब तो फंस गई लो, तो समझ में आ गई लो। चलिए बढ़िया बात है, थोड़ा थोड़ा हम भी मिमिक्री कर देते हैं खान सर का। वैसे उन्हीं का छात्र हैं तो थोड़ा बहुत तो है ही, है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि महत्वपूर्ण भूमिका 3 लोगों की थी। तो आइए देखा जाए किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। पहला, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंट बेटन। तो ये 3 लोगों की अहम भूमिका थी, सरदार पटेल जी की, वीपी मेनन जी की और माउंट बेटन की। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्यों को भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। अब देखिए, जब वो क्या बोल रहे हैं, जब इन लोगों को मिलाया जा रहा था तो 3 राज्य ऐसे थे जो बिल्कुल मिलना नहीं चाहते, बाकी राज्य तो कैसे भी मिल गए। पहला था हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में आर्मी भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। अब देखिए, हैदराबाद का जो निज़ाम था, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो बोलता था कि मैं पाकिस्तान में मिलूँगा। तो फिर से सरदार पटेल को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बहुत सारा मनाया, नहीं माना तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मानेगा तो हम लोग मनाएंगे ना, इसमें थोड़ी ऐसा ही थोड़ी जाने देंगे। तो फिर से क्या हुआ कि हैदराबाद का निज़ामुद्दीन जो था, तो ये क्या बोल रहे थे, सरदार पटेल जब उसको ऐसी किए, क्या बोलते हैं,